उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस स्टेट कहा जा रहा है, लगातार इसका प्रचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी इतने धाकड़ हैं कि वो भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को सहन नहीं करते और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। उन्हें पता नहीं क्या क्या, उनको जेल तो हमने कभी किसी को जाते हुए देखा नहीं है फिलहाल, लेकिन कहा जाता है ये बात। नया मामला सामने आया है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे छापा है। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट मसूरी की करोड़ों अरबों की जमीन को लीज में दिया गया है रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की एक कंपनी को, और इसमें तरह तरह के घोटाले हुए हैं, तरह तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस बारे में मैं बातचीत करूंगा सीपीआई एमएल के इंद्रेश मैखुरी जी से, जो सीपीआई एमएल के नेता तो हैं, लगातार इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह के घोटालों पर लगातार नजर रख रहे हैं। मैं सीधे आपको ले चलूंगा इस वीडियो में इंद्रेश मैखुरी जी के पास, उनसे विस्तार से हम बातें करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैं सीधे ले चलता हूं आपको इंद्रेश मैखुरी जी के पास। मैखुरी जी नमस्कार। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। ये जो आज लगातार चर्चा में बात चल रही है, बालकृष्ण की कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट का एक बड़ी जमीन, सरकारी जमीन लीज पर दी गई है, वो भी तमाम नियमों का उल्लंघन करके। तो आपके पास क्या क्या जानकारी है इस बारे में, क्या मामला है, ये विस्तार से बताइएगा आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडियन एक्सप्रेस को और उनकी जो यहाँ राज्य की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ऐश्वर्या राज, और जो दूसरे साथी उनके इंडियन एक्सप्रेस के हैं जिन्होंने ये स्टोरी की है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक खोजपूर्ण स्टोरी की और उससे इस राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। अब बहरहाल ये जो जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है, तो असल में जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट 1832 में स्थापित हुआ। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम भी है, वो भारत के सर्वेयर जनरल रहे। हालांकि माउंट एवरेस्ट का नाम तो अपने नाम पर रखे जाने का उन्होंने एक स्तर पर विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जब पाया गया कि माउंट एवरेस्ट है, तो 1865 में रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उसका नाम माउंट एवरेस्ट किया। तो ये उन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर या उनकी बनाई हुई 1832 की स्टेट है, जो 142 एकड़ में फैली हुई है जी। और इस 142 एकड़ की स्टेट में को उत्तराखंड सरकार ने एक तरह से उसको लीज पर, या कहिए कि उसका ठेका, उसका टेंडर निकाला। दिसंबर 2022 में उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, तो इसलिए ये टेंडर निकला और इस 142 एकड़ के पार्क में ये सरकार की जो घोषित योजना थी, उसके अंतर्गत इस पार्क में हिमालय दर्शन कार्यक्रम के तहत ये टेंडर निकाला गया, जिसमें 2 सीटर का एक छोटा हेलीकॉप्टर, गायरोकॉप्टर जिसको कहते हैं, उसमें हिमालय दर्शन करना शामिल था। उसके अलावा पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, तमाम तरह की जितनी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं उसको देने की बात हुई। और ये जो 142 एकड़ की जमीन है, जिसमें पार्किंग है, जिसमें रास्ते हैं, जिसमें हेलीपैड है, जिसमें 5 लकड़ी की हट्स हैं, कैफे है, 2 म्यूजियम है जी, और एक ऑब्जर्वेटरी भी है, तो उस सब को 142 एकड़ में फैली इस तीन सारी परिसंपत्तियों को 1 करोड़ के राशि पर टेंडर में इसको दिया गया। 1 करोड़, ये तो मूल 1 करोड़ का सालाना, 1 करोड़ सालाना के सालाना लीज रेंट पर। तो ये तो मूल मामला है कि भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, और उस एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने दिसंबर 2022 में टेंडर निकाला और 21 जुलाई 2023 को टेंडर अवार्ड हुआ, है ना जी। तो यहाँ तक तो बात बहुत सीधी है, एक प्रक्रिया है सरल सीधी सी। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है, जिसका खुलासा आज इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी से हुआ है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी स्टोरी में बताया कि जिन 3 कंपनियों ने बिड भरी, जिन्होंने टेंडर डाला, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं टेंडर डाला,
जो असली मामला है इस पूरे प्रकरण में। जी जी जी। जरा विस्तार से। तो केवल 3 कंपनियों ने टेंडर डाला। इन 3 कंपनियों के नाम हैं प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, भरुआ एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड और राजा एरोस्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जी जी। इन राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनियों के नाम हैं। इनमें से जो 2 कंपनियां हैं, अच्छा ये पहले ये देख लेते हैं। तो इन 3 कंपनियों ने जो दरें भरी, जो टेंडर भरा, तो प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 1 साल के लिए लीज की फीस भरी 51 लाख रुपया। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, जीएसटी इसके इतर है। तो जीएसटी के इतर 51 लाख का टेंडर भरा प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने। भरुआ एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने भरा टेंडर 65 लाख रुपए का। और राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर भरा 1 करोड़ सालाना की फीस का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी शामिल नहीं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सीधा है कि भाई 51 लाख वाले को नहीं मिलना था, 65 लाख वाले को नहीं मिलना था, 1 करोड़ वाले को मिला। तो 142 एकड़ जमीन जो है वो 1 करोड़ की सालाना लीज पर राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को मिल गई। तो यहां तक भी मामला साफ है, यहां तक लगता है कि बहुत ही साफ है तस्वीर। लेकिन खेल तो इसी में है। ये जो 2 कंपनियां हैं पहली, यानी प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो रामदेव के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, विश्वस्त सहयोगी हैं, जो लगातार उनके साथ हैं रामदेव उस पूरी प्रक्रिया में, बालकृष्ण। तो बालकृष्ण तो बालकृष्ण या आचार्य बालकृष्ण प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड में 99% के शेयर होल्डर हैं। अच्छा, ये जो 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में 99% के शेयर होल्डर हैं। अच्छा, 3 में से 2 कंपनियों में 99% शेयर है इनका। 3 में से 2 कंपनियों में 3 में से 2 कंपनियों में बालकृष्ण का 99% शेयर है। और जिस कंपनी को टेंडर मिला, जिस कंपनी को ये ठेका मिला राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसमें बालकृष्ण ने जब शुरू किया, जब ये 2013 में कंपनी बनी, तो 2013 में बालकृष्ण का इस कंपनी में कोई शेयर नहीं था। लेकिन बाद में आते आते टेंडर की प्रक्रिया के समय, जिस समय टेंडर डाला गया, उस समय इस कंपनी में राजा एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण के शेयर थे 25%। ठीक है ना। और जब उनको टेंडर मिल गया, यानी 21 जुलाई 2023 को जब टेंडर मिल गया, तो उसके कुछ महीनों बाद राजा एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण के शेयर हो गए 69.43%, 69.43%। यानी जैसे ही कंपनी को ठेका मिलने से पहले बालकृष्ण के शेयर थे 25%, और जब कंपनी को ठेका मिल गया सालाना 1 करोड़ की फीस पर, तो कंपनी में बालकृष्ण के शेयर हो गए 69.43%, 69.43% उनके शेयर उसमें हो गए। और उसके अलावा बात इतने पर नहीं रुकी, बल्कि टेंडर जैसे ही इस कंपनी को मिला, तो प्रकृति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने भी अक्टूबर 2023 में इस कंपनी में 17.43% के शेयर खरीद लिए। उसके अलावा भरुआ मतलब 2 जो और कंपनियां थी, जब तीसरी कंपनी को ठेका मिला, तो इसके भी शेयर इसमें भी इस कंपनी में शेयर उन्होंने खरीद लिए। और उसके अतिरिक्त भी भरुआ एग्रो सोल्यूशन, भरुआ सोल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक्स और पतंजलि रेवोल्यूशन, इन सब ने राजा एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स में 33.25% के शेयर और खरीद लिए, है ना। और ये जितनी कंपनियों के नाम मैंने लिए, इन सब में बालकृष्ण जो है 99% के शेयर होल्डर हैं, सारी कंपनियों में। ये जो 4-5 कंपनियों के जिन्होंने 33.25% के शेयर खरीदे, इन सारी कंपनियों में
बालकृष्ण 99% के शेयर होल्डर हैं इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के अनुसार। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर 3 कंपनियों ने टेंडर डाला तो तीनों टेंडर डालने वाली कंपनियां, दरअसल टेंडर कौन डाल रहा था? टेंडर बालकृष्ण ही डाल रहे थे, कंपनी का नाम जो भी रहा हो, लेकिन सब जगह टेंडर डालने वाले बालकृष्ण थे। ये इसमें सबसे बड़ा घपला है। और इसमें मजेदार बात यह है कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया, उन्होंने कहा कि जब अलग अलग कंपनियां टेंडर भरती हैं तो उन कंपनियों ने एक अंडरटेकिंग पर दस्तखत किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस टेंडर को तैयार करने में, ये जो बिड हमने तैयार की है, इसमें जो फीस हमने लिखी है, जो सब कुछ किया है उसमें और इसको जमा करने में हमारी आपस में कोई मिली भगत नहीं है, और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो, यानी अप्रतिस्पर्धात्मक हो, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया। इसका अंडरटेकिंग इन्होंने भर करके दिया, जबकि शुरू से ही ये तो आपस में मिली भगत ही है। जब तीनों कंपनियों में एक ही आदमी सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर एक ही आदमी है, तो जाहिर सी बात है कि आपस में उनकी मिली भगत है, वो मिली भगत से ये कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि राज्य की सरकार, उसके अफसरान, तमाम लोग इस बात से गाफिल बने रहे। अब जब ये सवाल पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में सवाल है, उसने टूरिज्म बोर्ड के अफसरों से जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा साहब हम कंपनियों के बैकग्राउंड चेक करने में तो जाते नहीं हैं, हम तो देखते नहीं किस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। तो पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 3 ही कंपनियों ने कैसे भरा? बालकृष्ण ए, बालकृष्ण बी, बालकृष्ण ए, बालकृष्ण बी, बालकृष्ण सी, तीनों कंपनियों ने भरा। और जो कीमतें भी उन्होंने लगाई, जो कीमतें उन्होंने रखी, वो भी लगता है कि आपस में मिल बैठ करके ही रखी कि एक ने 51 लाख भरा, दूसरे ने 65 लाख भरा, तीसरे ने 1 करोड़ में भरा। बिल्कुल। तो 143 करोड़ के 143 एकड़ की जमीन का 1 साल की लीज, आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपया हो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ घोटाला है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मिली भगत है। और ये कौन सी कॉम्पिटिटिव बिड हुई? कोई कॉम्पिटिटिव बिड हुई नहीं, ये तो साफ स्पष्ट है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज का आश्चर्य और हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस, जैसा हमने शुरू में कहा कि इंडियन एक्सप्रेस, ऐश्वर्या राज और जो दूसरे उनके साथी थे वो बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय अखबारों को इस बात का पता नहीं चला। 2023 में टेंडर अवार्ड हो चुका और उसके बाद से लगातार कुछ लोग वो जॉर्ज एवरेस्ट का सवाल उठाते रहते थे कि भाई वहां मूल निवासियों को नहीं घुसने दिया जा रहा, स्थानीय लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा। बीच में दरअसल ये बात उठी थी कि जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन को समतल करने के लिए सरकार ने कुछ लोन लिया है और उस लोन में सरकार जमीन को समतल करके कंपनी को देगी, लेकिन कंपनी सरकार को जितना पैसा देगी वो उससे भी कम है, उस लोन की राशि से भी कम है। ऐसी कुछ चर्चा हुई थी बीच में, इस तरह का मामला था। जी आप नहीं, वो तो दरअसल ये है कि राज्य की सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23.5 करोड़ रुपया लिया 2019 से और 2022 के बीच में इस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए। जी वही मामला। तो 23.5 करोड़ रुपए का तो लोन है जो लिया गया है एडीबी से, और उसका सौंदर्यीकरण करने के बाद, क्या सौंदर्यीकरण किया गया एक अलग प्रश्न है, लेकिन सौंदर्यीकरण करने के बाद फिर वो 1 करोड़ सालाना के लीज पर जॉर्ज एवरेस्ट की स्टेट जो है वो बालकृष्ण की एक कंपनी को दे दिया गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल बार बार लोग उठाते रहते थे कि भाई वहां तो लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, स्थानीय लोग है ना, कुछ लोग जो हमारे यहाँ तमाम चीजों को क्षेत्रवाद के नजरिए से देखते हैं, वो सारे लोग वहां जाते रहे। लेकिन उनमें से किसी ने भी ये बात किसी के यहाँ तक पहुंची नहीं। लोग तो इसी बात पर अड़े रहे कि भाई पार्किंग में हमको जाने दो, अंदर हमको घुसने दो, तो बस तब सब माफ हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। और इस राज्य में ऐसे कितने जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट्स जैसे
मामले हैं जहां इस तरह से जनता के पैसों की लूट चल रही है। राज्य का सारा मीडिया खामोश बना हुआ है। जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि वो बड़े संघर्षशील लोग हैं, वो विकल्प वाले लोग हैं, वो सारे लोग वहां जाकर के सिर्फ वीडियो बना करके, फोटो खिंचा करके आ जाते हैं और कोई गंभीर सवाल उस पर नहीं खड़ा होता। ये तो बहुत हैरत में डालने वाला मामला है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जीरो टॉलरेंस की बात लगातार ये करते हैं, तो कितना जीरो टॉलरेंस है इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ? उत्तराखंड की सरकार पर तो बहुत ही गंभीर सवाल है। उत्तराखंड की सरकार किस तरह से उसका टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ये तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हो रहा था क्या? भाई सचिन कुर्वे जिनको हटाया गया टूरिज्म सेक्रेटरी से, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। राज्य के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हालांकि मंत्रियों से सवाल पूछना तो लगता है कि कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि मंत्री तो कहीं है ही नहीं। और राज्य के मुख्यमंत्री जिनका आपने उदाहरण दिया, जो बार बार कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बड़ा अद्भुत कारनामा किया है, उनकी नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब हो रहा था। ये एक तरह का फिक्स मैच खेला जा रहा था। तो जमीन की बंदरबांट तो है। 142 एकड़ जमीन को 1 करोड़ रुपया सालाना की लीज पर देने का मसला तो गंभीर है ही है, लेकिन एक पूरी तरह से फिक्स मैच था, एक फिक्स टेंडर था। जी जी। तो ये जो फिक्स टेंडरिंग है, इस फिक्स टेंडर को तो निरस्त होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरों के खिलाफ, सचिन कुर्वे जो उस समय पर्यटन के सचिव थे उनके खिलाफ, है ना, जो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड में लोग हैं जो आज भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, उनका तर्क क्या है? इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा मजेदार तर्क छपा है टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरों का या एडवेंचर टूरिज्म वाले अफसरों का। वो कह रहे हैं कि साहब ये क्यों दिया इनको? तो बोले हम नहीं चाहते थे कि 500 होम स्टेज वहां बने, उसके बजाय कोई एक इसकी संपत्ति का अभिभावक हो जाए, वो इसकी देखरेख करे। तो आप स्थानीय लोगों को छोटे छोटे उनके होम स्टेज चले, ये आप नहीं चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि किसी बड़े आदमी को मिल जाए। आप ये चाह रहे थे कि मैच फिक्स करके इस तरह से बालकृष्ण को दे दिया जाए। तो ये जो कंपनी है जो स्वदेशी प्रमोशन के नाम पर इस देश में सब कुछ कर रही है, वो किस तरह के गोरख धंधों में लिप्त है, उसका नंबर 2 है। रामदेव के बाद नंबर 2 है बालकृष्ण। और बालकृष्ण ही एकमात्र आदमी है जो जब से रामदेव के साथ हैं तब से वो जिंदा हैं। उनके बाकी जितने गरीबी सहयोगी आते गए वो सारे के सारे मरते गए, है ना। अंग्रेजी में एक प्रियंका पाठक नारायण एक पत्रकार हैं, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है गॉडमैन टू टाइकून। रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के वो किताब स्टे करा दी भारत में बिक्री पर, है ना, लेकिन उसका डिजिटल वर्जन उपलब्ध है। तो आप उस किताब को पढ़िए तो आपको डर लगता है कि किस तरह के घपले घोटालों में वो लिप्त रहे हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कैसे लोगों को अपने रास्ते से हटाते रहे हैं। तो इसलिए जब ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी हमने पढ़ी सुबह, तो हम मतलब मुझको तो ये इसमें कतई अविश्वास जैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं आश्वस्त था कि हाँ ये लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो प्रियंका पाठक नारायण की किताब पढ़ चुका हूँ। एक जमाने में मनोज रावत जी जब तहलका में होते थे तो उन्होंने 2 स्टोरीज रामदेव पर की थी, जिसमें पहले का शीर्षक था योग से उद्योग और दूसरे का शीर्षक था काले कर्मों वाला बाबा। और वो भी चूंकि हमने पढ़ी थी तो इसमें कोई संदेह इस स्टोरी में रह नहीं जाता। लेकिन उत्तराखंड सरकार सवालों के घेरे में है। पुष्कर सिंह धामी, उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी बयानबाजी है, जो शोबाजी वो करते रहते हैं, वो सब सवालों के घेरे में है। फिक्स मैच करके इतनी बड़े पैमाने पर इतनी बेशकीमती जमीन ऐसे करके लुटाई गई। और आप देखिए उस कंपनी का जिसका पहले साल उसकी 8 गुना आय बढ़ गई, उसकी संपत्तियों में 8 गुने का इजाफा हुआ। पहले साल वो 1 करोड़ की कंपनी थी, अगले साल वो 9 करोड़ की कंपनी हो गई, है ना। और जिस तरह से वो मतलब कौड़ियों के मोल उनको वो जगह मिली है, और वहां पार्किंग से लेकर के तमाम चीजों का जितना पैसा बेतहाशा वो लेते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर राज्य की सरकार, उसका पर्यटन विभाग, उसके पर्यटन विभाग के सचिव, उसके जो एविएशन के सेक्रेटरी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी और उनके अफसर जिम्मेदार हैं। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उत्तराखंड की सरकार खुद भी इस तरह की जमीनों के बंदरबांट में शामिल है, और कुल मिला के ये तो केवल एक उदाहरण है, और जगह भी इस तरह के लगातार मामले हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब कुल मिला के ये है, और इसकी जांच होनी चाहिए।
जी, और दूसरी जो इस तरह के विवाद हैं जहां भी उनकी भी जांच हो, यही आपके कुल मिला के कहने का मतलब ये है। निश्चित रूप में इस सब की जांच होनी चाहिए, खास तौर पर उस समय के पर्यटन सचिव और आजकल जो एविएशन के सेक्रेटरी हैं उन सचिन कुरवे, उनके खिलाफ, क्योंकि वो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के भी सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और के जितने अफसरान हैं जो इस टेंडर देने की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन सबका तत्काल उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए और ये लीज निरस्त की जानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है। और इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि इसने ये जो तीनों चारों कंपनियां हैं, जिन तीनों चारों कंपनियों के सब कुछ सर्वे सर्वा एक तरह से बालकृष्ण ही है, क्योंकि वो सब कंपनियों में 50% से ज्यादा के शेयर होल्डर हैं। राजा एरोस्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में भी 50% से ज्यादा के शेयर होल्डर हैं, 69% के, और बाकी दो कंपनियों में तो 99% के शेयर होल्डर हैं। तो उस कंपनी के खिलाफ और बालकृष्ण के खिलाफ भी फ्रॉड का, फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और काफी टाइम आपने हमें दिया। नमस्कार। तो ये सब कुछ हो रहा है इस उत्तराखंड राज्य में। इंद्रेश मैखुरी जी ने हमें विस्तार के साथ ये बात बताई है और आगे भी हम कोशिश करेंगे लगातार इसी तरह इंद्रेश मैखुरी जी से और अन्य उन तमाम लोगों से जुड़ने की जो इस राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर, इस राज्य में हो रही अनियमितताओं पर नजर रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में और वीडियो को शेयर करने के रूप में, या फिर आर्थिक सहयोग के रूप में भी हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।